जिंदगी
महर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है। तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में हमसे जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकीपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान तेरे की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है वास्तुकला के इन धरोहरों और अद्वितीय संग्रहालयों के अलावा ये पार्क एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम के साथ भी जुड़ा है जो कभी फिरंगियों के हाथों में आया और हमेशा आजाद ही रहा। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। मशहूर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से न सिर्फ उन्होंने पुनर्गठित किया, बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान
जैसे अनेक क्रांतिकारियों को उसने शामिल भी किया। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद एक खुफिया और बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए इलाहाबाद आए और 27 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य सुखदेव राज से इसी एल्फ्रेड पार्क में गुप्त मीटिंग की योजना बनाई। किसी भेदी ने ये सूचना ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मिस्टर नोट पावर को दी। CID in charge North Power this side. DSP W346 से बात कर रहा हूँ। अर्जुन नाचराय समझा DSP सिंह होगा सही। 30 आर्म स्पाई लेकर एल्फ्रेड पार्क के पास मिलो फौरन। आपका मतलब कंपनी? यस कंपनी बात। क्वेश्चंस पूछ के टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। इस घटनानी से बेखबर आजाद धुंधुई बात पहुंच चुके थे और पार्क में छुपे हुए थे। सुखदेव राज भी इलाहाबाद में अपने छुपे से ठिकाने से निकलकर उनसे मिलने तय शुदा जगह पर पहुंचे। आजाद कहीं भी नहीं। सुखदेव ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और आखिर वो दोनों मिल गए। गुरुजी 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 सुखदेव, किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आप निश्चित रहेंगे। अरे यहाँ पर कोई सावधानी बातें। शाबाश सुखदेव, शाबाश। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी बात करना थी। जानता हूँ कि तुम तुम्हारे 4-5 विश्वासपात्र साथी आजाद सुखदेव की बातचीत ज्यादा देर पावर 30 राइफलधारी सिपाहियों के साथ यहाँ पहुंच गया। मिस्टर चंद्रशेखर तिवारी, you have been surrounded by police. तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। Surrender yourself. सुखदेव, और मैंने मैं आपको मेरा धोखा नहीं दूंगा। ऐसा मत करो, जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। और आप जब तक मेरे पास मेरी वंश को दिखाना है, मेरा कोई बात भी बाका नहीं कर सकता। अब जल्दी जाओ यहाँ से, और जब तक मेरा अगला संदेश न मिले तब तक चौकन्ने रहना, संभल कर रहना। सुखदेव, अब जाओ यहाँ से, तब तक मैं लौटूंगा। आजाद आजाद ने प्रण किया था कि वो हमेशा आजाद रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण निभाया और वो हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने पास बची आखिरी गोली से अपनी प्राण न्यौछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि को शहीद तो हुए, लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है। दोस्त का शेर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की उत्सर्ग को उनकी शहादत हो जाता है, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को आहुति दी। आजाद अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे।
तेरा सुर मिले
वही जहाँ नाम करी वहीं बढ़िएगा।
ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है। तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से एक है जहाँ विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ तब देवताओं और असुरों ने उसे पाने के लिए भयंकर षड्यंत्र बनाए। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर अपनी सारथी को पहुंचे। उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें झलक दिखाई पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे बूंद थे। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों वाहन गंगा जी में स्नान करने आते हैं। संगम किनारे सत्संग करते हैं।
कैसा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धूम मनाते हैं। सब कहे हर हर गंगे, सब नर नारी चहुओर रहे हर हर का सौभाग्य ही है कि जब भगवान श्री राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किया तो सबसे पहले प्रयाग स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम आए।
महर्षि भारद्वाज एक महान तपस्वी ज्ञानी महर्षि थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भारद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, अर्थात भारद्वाज मुनि का निवास स्थान प्रयागराज है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने वन जाते समय यहां रात्रि निवास किया था। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम को विदा करते समय बताया था कि आगे जाने पर आपको मिलेगा, जिसे शाम वट कहते हैं। इसके नीचे से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। ये शाम वट ही आज का अक्षय वट है। इस अक्षय वट के महत्व का वर्णन पुराणों में स्पष्ट रूप से किया गया है। विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा। विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा। अक्षय वट की जड़ें स्वयं साक्षात विष्णु है, शाखाएं स्वयं मंगलमयी लक्ष्मी है। उसके पत्तों में देवी सरस्वती वास करती है, तो उसके पुष्पों में भगवान शंकर। चतुरानंद ब्रह्मा जी इसके फल हैं और विष्णु जी इन सब का आधार है।
बड़ा साक्ष्य है यहां उपस्थित अशोक की लाट। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है ही। गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसी स्तंभ पर खुला है। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का यह स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पुराने इस प्रयाग नामक नगर के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक नया शहर भी बसा दिया और उसका नाम रखा इलाहाबाद, जो वक्त के साथ साथ बन गया इलाहाबाद। अपनी भौगोलिक स्थिति, सुंदर आबोहवा और राजनीतिक महत्व की वजह से इलाहाबाद ब्रिटिश हुक्मरानों को भी बेहद पसंद आया और कुछ ही समय में ये शहर ब्रितानी हुकूमत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका एक जीवंत उदाहरण है। देश के 4 उच्च न्यायालयों में से तो एक ये है ही। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले देने का श्रेय भी इस न्यायालय को जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस शहर को उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नवंबर 1887 को हुई। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय का शुरुआती नाम सेंट्रल कॉलेज था। यहाँ का विद्यानगर हॉल और 7 खंडी मीनारें इतनी सुंदर और आकर्षक है कि आते जाते लोगों की निगाहें बरबस अपनी ओर खींच लेती है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इलाहाबाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ी, कुछ प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम एकाएक तब याद आते हैं जब इस शहर से जुड़े साहित्यकारों की बात होती है। जैसे हास्य व्यंग के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी साहब, फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के जाने माने शायर तो थे ही, अंग्रेजी भाषा के भी प्रकांड पंडित थे। महादेवी वर्मा हिंदी की सशक्त कबीर थी जो आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी गई। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ, मधुशाला के लेखक और हिंदी साहित्य के पुरोधा कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन और अपने नाम ही के अनुरूप हिंदी भाषा के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी ये कविता तो अद्भुत है। वो तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई यूं जलती हुई भू, गर्द चिंगियों छा गई, प्राय हुई दोपहर। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। साथ साथ राजनीति का भी खास गढ़ रहा है प्रयागराज। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक शूरवीरों और गणमान्य व्यक्तियों का नाता इस शहर से रहा है। जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, राजशहीद पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी शहर में हुआ था। उनका घर आनंद भवन स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से प्रयागराज भी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
आजादी की बातें करें तो मुझे याद आता है सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसका गवाह मैं खुद रहा हूं। अनेक हमें विदेशों के भूत से छुटकारा से परंतु इन युद्ध की वजह से इलाहाबाद एक दिन के लिए ही सही भारत की राजधानी बना। वो दिन था 1 नवंबर 1858। उस दिन प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक शाही दरबार लगा था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ा। आज 1 नवंबर 1858 के दिन से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होता है। अब से इंडिया में मलिका विक्टोरिया का राज होगा। ब्रिटिश ताज की हुकूमत होगी यहाँ। समय के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे याद आता है अपने चारों ओर बाहें फैलाए ये विशाल पार्क, जिसके आंगन में खड़ा मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं। बात सन 1870 की, जब एडिनबर्ग के ड्यूक एल्फ्रेड साहब इलाहाबाद आए। उन्होंने यहां आकर 133 एकड़ के इस बड़े से भूखंड पर एक विशाल पार्क का शिलान्यास किया था। उन्हीं के नाम पर तो इस पार्क का नाम पड़ा है एल्फ्रेड पार्क। ब्रितानवी हुक्मरानों ने इस पार्क के भीतर कई एक महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया, जैसे आपके पीछे ये मशहूर गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। इलाहाबाद के उस जमाने के कमिश्नर फ्रांसिस लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्किल बेन को बुलवाया और कहा, बेन, हमने तुमको बोला था ना, हमको एक लाइब्रेरी बनाने का है। I remember, sir. आपने बताया था आपका डियर फ्रेंड और इलाहाबाद का एक्स कमिश्नर मिस्टर कटबर्ट बेंसले थॉर्नहिल का मेमोरी में आपको एक लाइब्रेरी बनवाना है, राइट? यस, थॉर्नहिल खुद एक बहुत काबिल टाउन प्लानर था। आधा इलाहाबाद उसी ने प्लान किया है। ये लाइब्रेरी उसकी मेमोरी को बिफिटिंग ट्रिब्यूट होना चाहिए। ओह, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे सर। मेरे दिमाग में उस टाइप की एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग का प्लान है, जो एकदम परफेक्ट होगा ट्रिब्यूट देने के लिए। वादी के मुताबिक श्रीमान बेन एक खूबसूरत इमारत, जिसे उस जमाने में थॉर्नहिल के नाम से जाना जाता था। आज हम इस शानदार इमारत को गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। इस लाइब्रेरी में 1.25 लाख से भी ज्यादा किताबें और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी यही है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उससे थोड़ा छोटा मगर बेहद सुंदर विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ प्रयागराज में भी मौजूद है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसी पार्क के अंदर महारानी विक्टोरिया की याद में बनी सफेद संगमरमर की नियोगोथिक शैली की झोपड़ी या कैनपी का निर्माण सन 1905 में हुआ था, और इसी कैनपी में उनकी 7.5 फुट का अनावरण अगले साल 1906 आजकल वो मूर्ति लखनऊ म्यूजियम में रखी है। आपके ठीक पीछे इसी विक्टोरिया मेमोरियल के बगल में अंग्रेजों ने एक
बैंड स्टैंड भी बनवाया। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार के ज्यादातर जलसे और दावतें इसी पार्क में हुआ करती थी। उन कार्यक्रमों के दौरान यहां पुलिस बैंड बजाने का रिवाज था। इस संगीत का आनंद अंग्रेजों के साथ साथ कुछ रईस और रसूखदार इलाहाबादी भी होते थे। ऐसा माना जाता है कि ये बैंड स्टैंड अंग्रेजों को एक बंगाली सज्जन बाबू नीलकमल मिश्रा ने भेज दिया था। गणमान्य व्यक्तियों के प्रयासों से इलाहाबाद संग्रहालय की एक छोटे से स्तर पर शुरुआत सन 1931 में ही हो गई थी। एल्फ्रेड पार्क में म्यूजियम के वर्तमान भवन का शिलान्यास पंडित नेहरू ने 14 दिसंबर 1947 को किया और भारतवर्ष के 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक इलाहाबाद म्यूजियम सन 1954 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। यहाँ पुरातन शिल्पकृतियां, प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं, कांसे की दुर्लभ वस्तुओं और पांडुलिपियों के अलावा 75,000 से अधिक कलाकृतियों का एक विशिष्ट संग्रह है। वास्तुकला के इन धरोहरों और अद्वितीय संग्रहालय के अलावा ये पार्क एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम के साथ भी जुड़ा है जो कभी फिरंगियों के हाथ न आया और हमेशा आजाद ही रहा। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। मशहूर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से न सिर्फ उन्होंने पुनर्गठित किया बल्कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे अनेक क्रांतिकारियों को उसमें शामिल भी किया। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद एक खुफिया और बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए इलाहाबाद आए और 27 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य सुखदेव राज से इसी एल्फ्रेड पार्क में गुप्त मीटिंग की योजना बनाई। किसी भेदिये ने यह सूचना ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मिस्टर नॉट बावर को दे दी। Hello, CID in charge Not Dawa this side. DSP Thakur Vishweshwar Singh से बात कराओ। अर्जेंट मैटर है।
सलाम साहब, डीएसपी सिंह बोलता हूँ। सही, 30 आम सिपाही लेकर अल्फ्रेड पार्क के पास मिलो फौरन। आपका मतलब कंपनी बाग? यस, कंपनी बाग। क्वेश्चंस पूछ के टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। इस गद्दारी से बेखबर आजाद कंपनी बाग पहुंच चुके थे और पार्क में छुपे हुए थे। सुखदेव राजपूत इलाहाबाद में अपने छुपने के ठिकाने से निकलकर उनसे मिलने तयशुदा जगह पर पहुंच गए। आजाद कहीं दिख नहीं रहे थे। सुखदेव ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और आखिर वो दोनों मिल गए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुखदेव, किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आप निश्चित रहे गुरुजी, मैंने यहां आते वक्त पूरी सावधानी बरती। शाबाश सुखदेव, शाबाश। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी मंत्रणा के लिए बुलाया है। ये बताइए, मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे 4-5 विश्वास पात्र साथी आजाद और सुखदेव की बातचीत शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई कि नॉर्थ पावर 30 राइफलधारी सिपाहियों के साथ यहां पहुंच गया। Mr. Chandrasekhar Tiwari, you have been surrounded by police. तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। Surrender yourself. सुखदेव, तुम निकलो और मैं नहीं गुरुजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहस मत करो, जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। और आप, जब तक मेरे पास मेरी बंकर बुखारा है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब जल्दी जाओ यहां से, और जब तक मेरा अगला संदेश न मिले तब तक चौकन्ने रहना, संभल कर रहना सुखदेव। अब जाओ यहां से, तब तक मैं इनको रोकता हूं। पावर ने आजाद पर बरसानी शुरू कर दी। आजाद जामुन के पेड़ के नीचे छुपे पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। जख्मी होने के बावजूद उसने उनकी गोलियों से नॉर्थ पावर और आजाद के पास पुलिस के पास गोलियों की नम थी, न बंदूक। फिर भी आजाद उनसे अपने पास बची आखिरी गोली तक रुका लेते। आजाद ने प्रण लिया था कि वो हमेशा आजाद रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण निभाया और वो हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने पास बची आखिरी गोली से अपने प्राण न्योछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए आत्मबलिदान दे दिया। अपने दिल में लिए वो शहीद तो हो गए, लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, तो उसका श्रेय शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के उत्सर्ग को, उनकी शहादत हो जाता है, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे।
राधा में क्या हो गई?
बताओ इनके बारे में, बोलो कहाँ से ला रहे हो आप इनको? हम वहीं से ला रहे थे गंगा घाट से। गंगा घाट से, गंगा घाट से उठा के ला रहे हो? हाँ थोड़े पैदल चले। कितनी उम्र है माता जी आपकी? आज की उम्र में भी श्रवण कुमार जैसे आप जैसे हमने माँ से कहा था कुंभ का मेला लगेगा तो माँ बाप को ले आएंगे। हाँ बेटा ही उठाएगा और क्या, वही तभी तो हम इनको श्रवण कुमार का कह रहे हैं। आप भी सेवा कर रहे हो इनकी? नहीं इसलिए ना हाँ कि देखा कि माँ की सेवा कैसे होती है, इसलिए जरूरी है। ये बहुत बढ़िया लगा। आज आप लोगों को आस्था पे तर्क विज्ञान के ऊपर आज आस्था की आपने जीत को साबित किया है, और आपने भी इस चीज का बहुत एक बहुत बड़ा करा था कि कुंभ मेला ले रहा है तो परेशानी कोई चीज़ की होने नहीं देगी। हाँ बिल्कुल। आप पैदल नहीं चल पाओ तो हम कंधे को उठा के भी ले जाएंगे। आपका विश्वास है आपको 144 साल के अंदर जो नहीं हो सकता, बेटे ने आपको तो वैसे करवाने वाला तो ऊपर है, लेकिन आपने भी तो ऐसा बेटा पैदा किया है ना, इसीलिए बहुत बहुत ओके धन्यवाद आपका। जय भोले शंकर।